हेलो दोस्तों। आज हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में एक एनसीएफ 2005 के विषय में पढ़ेंगे और इसका इतना विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे कि शायद ही आने वाली परीक्षाओं में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हम लोगों से छूटे। और एक बात और आप भी जानते होंगे कि ऐसी कोई भी परीक्षा शायद ही हुई होगी जिसमें एनसीएफ से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से क्वेश्चंस ना पूछे गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ, तो इसका फुल फॉर्म ही अगर पूछ लिया जाए तो मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो कि 2005 में आई थी, तो इसीलिए उसके आगे 2005 लिखा है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्योरर शब्द से लिया गया है, जहां पर क्योरर की बात करें इसका अर्थ होता है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। अब बच्चे के लिए दौड़ के मैदान से मतलब क्या होगा? एक बच्चा अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन भी शैक्षिक ढांचों से गुजरता है, जैसे कि पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्य पुस्तकें हो गई, उसकी जो भी अध्यापक उसको पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियां प्रयुक्त करता है, यानी संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली जो भी होती है वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। मतलब क्या हुआ? एक बच्चे को हमें किस तरह से पढ़ाना है और उसके लिए हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है और इवन हमें पढ़ाना क्या है, यानी कि शैक्षिक हमारे लक्ष्य क्या होंगे, हमें किस ओर एक बच्चे को लेके जाना है, इन सभी बातों की चर्चा जो की जाती है वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत की जाती है। ये बहुत ही विस्तृत अवधारणा है पाठ। अब बात कर लेते हैं कि ये किसने बनाया। तो एनसीएफ 2005 एक राष्ट्रीय नवीनतम दस्तावेज है जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी के निर्देश पर एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा तैयार किया गया था। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि इसको तैयार किसने किया था, तो एनसीईआरटी ने इसको तैयार किया था। किसके निर्देश पर किया था? एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर इसको तैयार किया गया था। अब तैयार अगर किया गया था ये अभी का हाल ही का यानी नवीनतम दस्तावेज अगर ये है, तो इससे पहले का क्या था? तो अगर पहले की पूछी जाए तो इससे पहले 3 पाठ्यचर्याएं आ चुकी हैं। एक 1975 में पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आई थी, दूसरी आई थी 1988 में और तीसरी सन 2000 में। अभी की उन्हीं का संशोधित रूप है। अब बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा कैसे बनी। तो आपको बता दें 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी से ये उम्मीद की गई थी कि वो शिक्षा में जो एक बच्चे को बहुत ही बोझ बढ़ रहा है, एक किताबों का बोझ है और शैक्षिक पद्धति इतनी ज्यादा बोझिल हो गई थी, तो उसको हल्का रचनात्मक कैसे किया जाए, बच्चे को जीवन से जोड़ के व्यवहारिक पढ़ाई को कैसे बनाया जाए। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट आई थी, उसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो इस रिपोर्ट को आधार बनाया गया, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तत्वों को आधार बनाया गया और 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स का भी गठन किया गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को बनाने के लिए। और ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों को, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं और टीचर्स होते हैं, उनसे राय लेकर के एक व्यापक संकल्पना तैयार की गई पाठ्यचर्या के रूप में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 में जो रूपरेखा है इसकी वो कहां से आई है, तो ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित शिक्षा बिना बोझ के जो 1993 में प्रकाशित हुई थी एक रिपोर्ट, वो इसका आधार है। साथ ही साथ इसमें शिक्षा नीति के भी लक्ष्य तत्व हैं और 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स का भी गठन किया गया था, जिनके और दिशा निर्देशों पर इसको तैयार किया गया। अब बात करते हैं, तो ये हमारी 8वीं अनुसूची जो संविधान की उसकी 22 भाषाओं में यानी सभी भाषाओं में इसको प्रकाशित किया गया था। साथ ही साथ उस समय पर 17 राज्यों में इसको लागू किया गया या शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ बेसिक बातें, इसकी फैक्चुअल बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे इसकी शुरुआत की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर महान साहित्यकार जो हमारे देश के नोबलिस्ट भी हैं, उनका एक निबंध था सभ्यता और प्रगति। तो सभ्यता और प्रगति का जो उद्धरण वाक्य था, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। तो एनसीएफ 2005 की अगर शुरुआत कहें किस महान साहित्यकार के निबंध से होती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से होती है। उस निबंध का नाम क्या था? सभ्यता और प्रगति था। और किस उद्धरण से होती है? तो उद्धरण था सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। अब इसका थोड़ा सा मतलब ही समझ लेते हैं। देखिए, बच्चा शुरू से ही क्रिएटिव होता है, साथ ही साथ वो अपने आप में चीजों को करने में आनंद लेता है। तो बचपन की अगर हम बात करें तो बच्चा क्रिएटिव भी होता है, कुछ नई चीजें वो कर भी लेता है और एक नेचुरल उसके अंदर हैप्पीनेस होती है। तो इन चीजों को साथ रख के अगर बच्चे को आगे बढ़ाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि उस पर बोझ डाल के।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, एनसीएफ 2005 के कुछ मार्गदर्शी 5 सिद्धांत बताए गए थे, तो उन सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। बल्कि यही 5 जो मार्गदर्शी सिद्धांत है ये निचोड़ है पूरी एनसीएफ का, तो इनको अगर हम गौर से समझ लेते हैं तो शायद ही हमारा कोई क्वेश्चन छूट भी पाए। देखते हैं पहला क्या था, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। देखिए पहले क्या था कि बच्चे से उम्मीद की जाती थी कि कक्ष में होने वाली गतिविधियां या जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको बच्चा याद कर ले और यही उसके लिए सफिशिएंट है। बट अब ऐसा नहीं, अब बात की जा रही है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ो। बच्चा जो कुछ सीखे वो प्रैक्टिकली सीखे, उसके अपने वातावरण में क्या हो रहा है उससे रिलेट करके वो चीजों को समझे। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए हम आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम लोग अपने बहुत ही पीछे के समय पे जाएं, हम लोगों ने जब प्राइमरी एजुकेशन ली थी तो वहां पर चीजें रटाई जाती थी, लेकिन अभी उस चीज पर कहा जा रहा है कि रटने के बजाय अगर हम समझने पे फोकस करें कि चीजें हो रही हैं तो वो अपने आप में हो कैसे रही हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए अगला है परीक्षा प्रणालियों को लचीला बनाना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षाओं को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। पहले परीक्षाओं में सत्र परीक्षाएं होती थी, वार्षिक परीक्षाएं होती थी, तो मान लिया जाता था उन परीक्षाओं का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि एक बच्चा कैसा होगा या उसने क्या प्रोग्रेस की है, उसका आकलन मूल्यांकन सब वही परीक्षाएं ही होती थी। और लेकिन अब का मतलब है कि परीक्षाओं को लचीला बनाओ। आप जरूरी नहीं है कोई मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका आर्ट्स में अच्छा नहीं होगा या वो खेलकूद में अच्छा नहीं होगा, तो उसको देखो उसकी व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खूबी है जो उसको अलग करती है अन्य बालकों से। तो परीक्षा प्रणालियों को लचीला बनाने से मतलब है आप मानक परीक्षाओं को सिर्फ मत रखिए कि हाँ इतने नंबर हैं तो यही बच्चा अच्छा है, अदरवाइज ये बेकार है। कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना मतलब होता है कि परीक्षाओं को एक्टिविटी से जोड़ा जाए। वही बात फिर से आ गई है कि सिर्फ अगर रिटन एग्जाम कोई नहीं क्वालिफाई कर रहा है या रिटन एग्जाम में अच्छा नहीं कर रहा है तो गतिविधि से रिलेटेड उसका परीक्षण कीजिए, उसको एंजॉयबल बनाइए, ना कि एक यही कि हाँ परीक्षा है 2 घंटे का पेपर है आपको देना इसके बाद पेपर ले लिया जाएगा। तो एक डर सा एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है जो कि बच्चे को स्वच्छंद सोचने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। अगला है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए, अर्थात चौमुखी विकास पर जोर दिया जाए। तो पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए से मतलब होता है हम सिर्फ वही, चाहे ऊपर के आप तीनों देख लीजिए, सबका निचोड़ ही एक निकल रहा है कि हमें सिर्फ बच्चे को बुकिश नॉलेज नहीं देना है, हमें बच्चे को एक ऐसा नॉलेज देना है ताकि वो अपने को खुद को समझ पाए, अपने परिवेश को समझ पाए, समाज को समझ पाए, इवन देश को समझ पाए। एक ऐसा नागरिक बने, वो तभी बन सकता है जब केवल हम किताबी ज्ञान ना दे करके बाहरी जीवन से उसको रिलेट करें, बाहरी जीवन में जो हो रहा है उस परिस्थितियों को उसको समझा के चलें। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। इसका मतलब होता है कि जब हम भाई कोई भी देश चाहेगा कि हमारा जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो कम से कम देश के प्रति वफादार रहे, देश के प्रति ऊर्जावान रहे, देश के प्रति समर्पित रहे। हर देश अपने बच्चों से यही उम्मीद करता है। तो हम ऐसे बच्चों में मूल्य डालें, ऐसे बच्चों की शिक्षा ऐसी रखें ताकि आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक वो ऊर्जावान नागरिक बने, एक आस्थावान, देश के मूल्यों में जो विश्वास रखने वाला नागरिक बने। इस तरह की उम्मीद करते हैं। अगर हम 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों की बात करें तो ये इंटर रिलेटेड हैं। जब पहला देख लेते हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जब हम ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रटन प्रणाली से मुक्त हो जाएगा। जब किताबों से हम अलग कर रहे हैं, बाहरी जीवन से जोड़ रहे हैं, तो फिर रटने की बात तो रहेगी नहीं। जब रटने की बात नहीं रहेगी तो परीक्षा प्रणाली है वो भी लचीली हो जाएंगी, क्योंकि जब बच्चा रटा हुआ लिखेगा नहीं तो मतलब लचीले का मतलब होता है खुद का सोच के लिख सकता है, यानी वो अपने विचार, व्यक्तिगत विचारों को वहां पर रख सकता है और गतिविधियों को भी महत्व दिया जा रहा है। अगला है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। तो पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित कहां रह जाएगी? जब बच्चा स्वच्छंद होके, खुद ओपन माइंडेड होके सोच रहा है तो पाठ पुस्तक केंद्रित तो रहेगी नहीं। और जब इन सब चीजों को होकर के एक नागरिक या बच्चा तैयार होगा तो वो जाहिर सी बात है अपने देश के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होगा, अपने देश के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। एनसीएफ 2005 में कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला है शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर पर फोकस किया जाए। मतलब क्या हुआ? बच्चे को, ये हम लोग भी जानते हैं, सबसे पहले हम अगर कुछ भी पढ़ाने जाते हैं तो कहते हैं
पुनरावृत्ति पहले कर लो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, जो बच्चे को आता है हम उससे रिलेट करके जो नहीं आता है हम वो चीज समझा देते हैं बच्चे को। अगर हमें जोड़ सिखाना है तो हम बच्चे से, या घटाना सिखाना है तो हम बच्चे से कह देते हैं अगर आपको 10 रुपए दिए गए और आप दुकान पे गए, 5 रुपए का आपने कुछ भी ले लिया, चॉकलेट ले ली, तो आपके पास कितने रुपए बचे। तो बच्चे के अंदर एक जानकारी होती है जो कि पहले से होती है, उससे रिलेट करके हम उसको घटाना सिखा देते हैं। तो ज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, जो संकल्पनाएं हम सिखाना चाहते हैं वो कहां से शुरू करते हैं, जो चीजें उसको पता होती हैं। मूर्त से अमूर्त का मतलब भी यही होता है, पहले फिजिकल चीजों को बच्चा ज्यादा समझता है, अमूर्त चिंतन जैसे कि प्याजे कहते भी हैं, ये थोड़ा बाद में डेवलप होता है। संज्ञानात्मक पहलू जो अमूर्त चिंतन का, ये बाद में डेवलप होता है। तो पहले हम उसके सामने की जो चीजें हैं उससे रिलेटेड उसको जानकारी देते हैं और धीरे धीरे उसको हम अमूर्त चिंतन की ओर ले जाते हैं। अगला है एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आधारित है। देखिए पहले समझिए रचनावाद क्या होता है। रचनावाद की हम बात करें इसमें बच्चे को प्रमुखता दी जाती है, यहां पर बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। माना जाता है कि बच्चा क्रिएटिव होता है, बच्चा अन्वेषक होता है, वो जो सोचता है वो उसकी सोच अपने आप में विलक्षण होती है। तो बच्चे को केंद्र में रखकर कक्षा के अंतर्गत जो भी गतिविधियां कराई जाएं वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगी किसी भी शिक्षण पद्धति के लिए, किसी भी शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो रचनावाद कहता है कि बच्चे को प्रमुखता दी जाए, कक्षा में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां पर सभी अपने विचार बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल स्वभाव में रख पाएं और एक सृजनात्मक कक्षा हो। तो इसे ही कहते हैं रचनावाद। अगला है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। देखिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर एक कमेटी बैठी होती है और वो कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछती है और हमें आंसर्स देने होते हैं जो भी वहाँ पर इंटरव्यू देने जाता है। और इस तरह से अगर वो सही आंसर्स करता है या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देता है तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज की बात करें तो अगर हमने प्रैक्टिकली उस चीज़ को जिया है, उस चीज़ को दिया है, तो उस चीज़ का हमें नॉलेज होगा कि वो होता कैसे है। तो वास्तव में सिर्फ जानकारी होना एक अलग विषय है और उसकी समझ होना, उसकी नॉलेज होना एक अलग विषय है। चलिए अगला देखते हैं। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। जैसा कि लर्निंग विदाउट वर्डन, अगर हम शीर्षक की बात करें तो वो यही कहता है कि हमें बच्चे को मोटी मोटी किताबें नहीं थमानी है, हमें उसका बैग भारी नहीं करना है। और बैग भारी होना ये शिक्षा पद्धति की असफलता है कि अगर हम वास्तव में हम उसको वो चीज दे ही नहीं पा रहे हैं जो हमें उसको देनी चाहिए, इसीलिए हम उसके लिए इतना तामझाम करे दे रहे हैं कि ढेर सारी किताबें दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, एक डॉक्टर एक मर्ज को ना समझे और वो हर तरह की दवा मिला के उसको दे दे कि इसको 10 टेबलेट दे दे, खा लो आपकी मर्ज सही हो जाएगी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप मर्ज अगर कोई है तो उसको उतनी यूनिक दवा दी जाए। तो बिल्कुल ये वैसे ही है कि मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अगला है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। इसका मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है अगर हम लेक्चर सिर्फ देते हैं बच्चों के सामने तो हम किसी भी अवधारणा को उतने अच्छे से स्थापित नहीं कर सकते, उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं जितना कि उसको एनवायरनमेंट ही उसी चीज का दे दिया जाए वो उस चीज को समझ पाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें किसी को ताजमहल के बारे में बताना है तो आप उसको वर्बली बता तो सकते हो ताजमहल आगरा में है या जो भी उसमें सफेद संगमरमर लगा है और बहुत ही खूबसूरत है, ये आप बता सकते हो। लेकिन सोच के देखो अगर हम प्रैक्टिकली उस बच्चे को ताजमहल दिखाए जाके तो अवधारणाएं ज्यादा क्लियर होंगी कि हम सिर्फ बताकर उसको क्लियर कर सकते हैं। यही चीज सभी जगह पर लागू होती है। चीजें लेक्चर देने से बेहतर होता है कि हम उसको एनवायरनमेंट दें ताकि वो अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाए। अगला होता है तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करना। देखिए तर्कपूर्ण बहस का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी बात को ही हमेशा सही साबित करें और दूसरे की बात को हमेशा गलत साबित करें तो ये तो बहस हो गई। तर्कपूर्ण बहस क्या होती है? आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर दूसरा कोई बात कह रहा है अगर उसमें भी सत्यता है या वो भी सही है तो उसको सही माने। ये जब इस तरह की जब कोई बहस होती है तो वो तर्कपूर्ण बहस कहलाती है। और हमें कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए कि बच्चे अपने मौलिक विचार यानी अपने आइडियाज दे पाएं और वो तर्कपूर्ण बहस कर पाएं किसी भी मुद्दे को लेकर। अगला है बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाना गलत। देखिए आज बड़ा ट्रेंड चलता है कि हमारा बच्चा छोटा सा है और उसको सब कुछ आने लगा, तो बच्चे को छोटे बिन आइंस्टीन क्यों बनाने पे तुले हैं हम लोग। जीन प्याजे सर कहते हैं बच्चा अपने आप में इतना एक्टिव होता है, ग्रहण करने दीजिए उसको अपने नेचुरल तरीके से। छोटी उम्र पे निपुण बनाने से मतलब होता है कि बहुत से गार्जियंस होते हैं जो बच्चे पे बहुत ज्यादा भार डाल देते हैं, बहुत ज्यादा लोड डाल देते हैं। ये सिर्फ गार्जियन ही नहीं, बहुत से विद्यालय ऐसे होते हैं, वहां का पाठ्यक्रम ऐसा होता है कि वो बच्चे को छोटी उम्र में
में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी कंप्यूटर समझ लेते हैं, जबकि बच्चा क्रिएटिव होता है, कंप्यूटर नहीं होता है। उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन डाल नहीं सकते हो, वो इंफॉर्मेशन उसको गेन करने दो, इस एनवायरनमेंट से गेन करने दो। तो हम छोटी सी उम्र में उसको निपुण बनाना अगर सोचते हैं तो उसके साथ हम गलत कर रहे हैं। अगला है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं। कहा जाता है कि कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण ये कहता है कि सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी बच्चे के मस्तिष्क में अगर कोई भी नवीन मौलिक विचार आ रहा है तो उसको प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। बार बार हम बच्चों को अगर चुप कराते हैं तो बच्चा अपनी मौलिक भावनाओं को दबा जाता, कुछ भी वही जो अभी आया था तर्कपूर्ण बहस, तो अपने विचारों को वो व्यक्त नहीं कर पाता है, जो कि कक्षागत गतिविधियों के लिए कतई अच्छा नहीं होता है। अगला है, सह शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावक की भागीदारी हो। देखिए गार्जियंस के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। गार्जियन समझता है हमने एडमिशन करा दिया तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। जितना एक अध्यापक बच्चे के लिए सोचता है उतनी ही जिम्मेदारी गार्जियन की भी होती है कि वो भी बच्चे की गतिविधियों में, चाहे वो स्कूल से बाहर की गतिविधियां हो या शैक्षिक गतिविधियां हो, उसमें शामिल हो और उसका उत्साहवर्धन करे, उसमें प्रतिभाग करे। अगला देखते हैं, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है, ना कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। देखिए गेम्स के बारे में कहा जाता है कि गेम से हमें मिलता क्या है, तो जाहिर सी बात है गेम से एक लीडरशिप की क्वालिटीज आती हैं, गेम से हमें कॉन्फिडेंस आता है, गेम से हमें समूह के साथ सहयोग करने की भावना प्रकट होती है। ये सब होते हैं गुण जो हमें एक खेल से आते हैं, खेलने से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गेम को जीत और हार तक ही सीमित कर दिया जाता है, यही गलत है। तो खेलों को हमें सामूहिकता की भावना के लिए खेलना चाहिए, ना कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कि हम जीते या तुम जीते। अगला है, बच्चों की अभिव्यक्ति का माध्यम मातृभाषा हो। देखिए एनसीईएफ 2005 मातृभाषा के विषय में भी बहुत चर्चा करता है। उन्होंने कहा बच्चा अगर जो छोटा बच्चा है वो, क्योंकि वो मातृभाषा सीखा होता है, मातृभाषा से मतलब होता है जो उसके घर में बोली जाने वाली भाषा है, वो कोई भी हो सकती है। तो वो अगर शुरुआत में विद्यालय आएगा तो अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को किस भाषा में प्रस्तुत करेगा। अब जाहिर सी अपनी मातृभाषा में, तो हम वहां पर उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वहां पर नहीं माना हिंदी बुलवाएंगे उससे या इंग्लिश बुलवाएंगे उससे, उसको मातृभाषा में बोलने का अवसर मिलना चाहिए। अभिव्यक्ति वहीं से उसकी शुरू होनी चाहिए। आपको जो कुछ भी सिखाना है वो धीरे धीरे मातृभाषा के साथ जोड़कर सिखाइए। अगला है, त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए। देखिए त्रिभाषा सूत्र बहुत पहले से ही शिक्षाविदों द्वारा ध्यान में लाया जाता रहा है। एनसीईएफ 2005 भी उसकी व्याख्या करता है। वो कहता है कि त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। त्रिभाषा के अंतर्गत होता क्या है, एक तो मातृभाषा होती है जो बच्चे की अपनी भाषा होती है, माँ की भाषा। दूसरी होती है राष्ट्रभाषा या राजभाषा जिसको हम हिंदी कहते हैं, और तीसरी एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश। तो यही त्रिभाषा सूत्र भी कहलाता है, यानी इसको लागू किया जाए विद्यालयों में। अगला है, बहुभाषिता को संसाधन माना जाए। कहते हैं अगर एक ही कक्षा में बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले बच्चे हैं तो वो एक हर्डल होता है, यानी एक कक्षा के लिए बाधक होती है या एक संसाधन होता है। तो जाहिर सी बात है वो संसाधन होता है। जब वहां पर ढेर सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे कि कुछ नया निकल के आता है। तो बहुभाषिता हमेशा संसाधन होती है, पॉजिटिव चीज होती है। आगे बात करते हैं, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाए। देखिए जब ये तो इसके मार्गदर्शी सिद्धांत ही कहते हैं कि हमें बच्चे को एनवायरनमेंट से जोड़ना है, उसके वातावरण से जोड़ना है। तो बच्चे का वातावरण में समुदाय भी आता है और भौतिक चीजें भी आती हैं। तो समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाए। हम बच्चे को सिखाने में इस समुदाय का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने में, उसको आगे ले जाने में। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को महत्व दिया जाए। कहा जाता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये सौंदर्य बोध का प्रकरण होता है। आप वहां पर देखिए कि किस तरह की उनकी बोलने की एक शैली होती है, किस तरह के उनके पहनावे होते हैं, किस तरह की बात के ऊपर बात कहने का एक टाइमिंग होती है। तो सौंदर्य बोध पे ज्यादा फोकस किया जाए बजाय आनंद के। आगे बात करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है आज के समय में एक बच्चे के लिए। मूल्यांकन वो नहीं है कि आप सत्र के अंत में एक परीक्षा करा देते हैं और वहीं पर डिसाइड कर देते हैं कि हाँ फला बच्चा ऐसा है। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो सतत यानी हमेशा निरंतर चलने वाला होना चाहिए, और ये व्यापक भी होना चाहिए। व्यापक से मतलब होता है कि उसके सभी पहलुओं का आकलन हो पाए, सभी पहलुओं का निरीक्षण हो पाए। बच्चा अगर गणित में अच्छा नहीं है तो सिर्फ इसीलिए कि वो गणित में अच्छा नहीं है उसको फेल घोषित नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो अन्य क्षेत्रों में अच्छा हो, वो खेलने कूदने में अच्छा हो, वो कला में अच्छा हो, पेंटिंग में, किसी भी चीज में अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मूल्यांकन हमेशा व्यापक होना चाहिए और हमेशा चलते रहना चाहिए, ताकि हमें कमियां भी मिलती जाएं और उन कमियों का हम सुधार भी करते जाएं।
यानी कि निदान और उपचार साथ में चलता रहे। अगला है समावेशी वातावरण तैयार करना। देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है? जब हम शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी को शामिल करके चलते हैं तो इस तरह की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। और आज यही रचनावाद है, यही विकासवाद है कि हम सभी को लेके शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएं। हमें अपने में परिवर्तन जो भी करना हो उसको हम कर लें, लेकिन शामिल सभी लोगों को करें। अपनी पद्धतियों में, अपनी विधियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना हो तो उसमें हम परिवर्तन कर लें, क्योंकि ये व्यक्ति भिन्नता के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपने में हम चेंजमेंट करते रहें। अगला है विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। देखिए ये तो जीन पियाजे सर कहते हैं और सभी जितने भी रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं वो सभी कहते हैं कि विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। हम एक सिर्फ सुविधादाता हैं, हम उसको चीजों को समझाने में मदद करते हैं जो भी चारों तरफ हो रहा है। तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये बिल्कुल सही बात है और ये मनोवैज्ञानिक रूप से सत्य बात है। अगला है अध्यापक को सुविधादाता माना जाए। वही बात जो भी कही थी, अध्यापक एक सुविधादाता होता है, यानी बच्चे की सिर्फ वो मदद करता है। आगे देखते हैं, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार समय पर पहुंचाया जाए। देखिए बहुत जरूरी होता है, जो भी अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है उसका प्रशिक्षित होना, उसका उन चीजों को जानना कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, सोचने का नजरिया, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, उसके अकॉर्डिंग अपनी शैक्षिक पद्धतियों को, अपनी शिक्षण विधियों को बनाना, तैयार करना, पाठ्य योजनाओं को बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार समय समय पर ट्रेनिंग्स भी देते रहें ताकि वो बच्चों के लिए अपनी सोच को और ज्यादा डेवलप कर पाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।